Okay. Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 13.1, chapter number 13, probability हमने कल स्टार्ट करी क्लास 12 की probability. चैप्टर इंट्रोडक्शन भी कल हो गया और टॉपिक इंट्रोडक्शन भी कल हो गया. सो एक्सरसाइज 13.1 इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले क्विकली हमको एक दो फार्मूले मिले हैं, उन फार्मूलों को फटाफट से रिकॉल करते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई किसी ई नामक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट कह दो या गिवन दैट कह दो इवेंट एफ हैज अकर्ड. प्रोवाइडेड दैट इवेंट एफ हैज अकर्ड. ओके. ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अकर्ड. ये निकालने इस पूरी चीज को हम बोलते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ. ठीक है. अब एज पर क्वेश्चन कई बार ये पूरी बात लिखेंगे, कई बार शॉर्ट में लिख देंगे, है ना, जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं. एक फॉर्मूला तो है नंबर से नंबर डिवाइड करो, है ना. तो बेसिक फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड करो. ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी का रेशियो है ये. ठीक है. और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि नंबर से नंबर डिवाइड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ. ठीक है. इसको मैं खोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ को मैंने खोल दिया. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एंड फिर इसको भी मैंने खोल दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम एन ऑफ एस बोलते ही हैं. तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके कुछ ऐसा बन गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ. अब सवाल ये आता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करें, हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करें. तो वैसे तो देखो क्वेश्चन में गिवन डिटेल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है. अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ का डेटा गिवन है, तब आप ये फॉर्मूला से ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे. और अगर प्रोबेबिलिटी का डेटा गिवन है तो इससे निकालोगे. सर दोनों का ही गिवन हो तो फिर आप प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ही प्रेफर करोगे. क्यों? क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि नंबर बाय नंबर. ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से एक फॉर्मूला और तैयार हो पा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली फॉर्मूला इसी अगर हो पा रहा है तो इसी एक्सरसाइज तक सीमित रहेगा. अगली एक्सरसाइज बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, उसकी आगे की कड़ी है, उसकी आगे की कड़ी है. तो उसमें प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला याद होगा तो ही अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे काम नहीं बनने वाला. तो क्या करेंगे, अगर अगर हमारे पास चारा ही केवल एक है कि यही हो पा रहा है तब तो ये. लेकिन अगर हमको कहीं से भी उम्मीद है कि नहीं साहब प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, तो आप नंबर से प्रोबेबिलिटी बनाओ, इस नंबर से प्रोबेबिलिटी बनाओ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ही लगाओ, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में याद होता जाए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी. डन. यहाँ तक क्लियर है. उसके अलावा हमको कुछ चीजें ये भी याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्लास 11th का रिवीजन करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. और ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी भी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नाम का जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. और इन्हीं की मदद से सॉरी इंटरसेक्शन, इन्हीं की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ भी सीखना है. वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ. ये हमारे सेकंड नंबर प्रॉपर्टी भी थी कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ. ठीक है. और एक आध प्रॉपर्टी और थी, फिर जो एक्सरसाइज चलेगी. तो मेन चीज तो ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. ओके. एक और चीज है, क्लास चीज. ये जो फॉर्मूला है तो मेन फॉर्मूला है, लेकिन मैथ्स में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 से 100 तक की गिनती गिन ली तो उल्टी गिनती नहीं आएगी. आएगी, बिल्कुल आएगी. तो इसमें इस फॉर्मूले में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. तो आप देखो इसको इक्वेशन के नजरिए से, तो 1 2 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट्स देके तीसरा पूछने का वो हकदार है. शुरू से ही है, हमेशा से यही कहानी चली है मैथ्स की. तो कई कल को आपसे ये भी निकाला जा सकता है ये और ये देके, कल को आपको ये भी निकाला जा सकता है ये और ये देके, कल को आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाला जा सकता है ये और ये देके.
और अगली एक्सरसाइज जो चलेगी ना उसमें आपको मैं एक हिंट दे दूं, अगली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में तो जनरली अपन इवन एफ या कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अगली एक्सरसाइज में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एफ मतलब आपको गिवन होगी भी नहीं लेकिन फिर भी निकालनी पड़ेगी। मतलब समझने कहने का मतलब ये है कि अगले एक्सरसाइज में ई इंटरसेक्शन एफ निकालने पे जोर देगा। तो आप कहोगे सर फिर ये दोनों दे दो, तो क्या करेगा, ये तो देगा देगा, लेकिन ये जो है डायरेक्टली नहीं देगा। ये कॉमन सेंस से सोच के आपको निकालनी पड़ेगी ई ऑन एफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट की नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो पहली एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी, बस समझ समझ के चल रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अब शुरू के डायरेक्ट क्वेश्चन से 1 से लेकर 5 तक तो शायद फटाफट खत्म कर देते हैं। ई और एफ दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है शुरू के तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पी गिवन है। आपको दोनों निकालना है, ई ऑन एफ, एफ ऑन ई, ई ऑन एफ, एफ ऑन ई। तो ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है ई ऑन एफ हो, एफ ऑन ई भी निकाली जा सकती है ना। ठीक है ना। और सर फिर इसका मतलब क्या हुआ, देखो एफ नाम का इवेंट हो गया तो ई की संभावना बताओ, और अगर ई नाम का इवेंट हो गया तो एफ इवेंट की संभावना बताओ। हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों जानी दुश्मन हो, ठीक है, सृष्टि एंड अनुष्का आर डाई हार्ट एनिमीज। ठीक है, अब सपोज करो दोनों अगर जानी दुश्मन है तो ट्यूशन पे अगर ये आती है तो ये नहीं आती, ये आती है तो ये नहीं आती। अब हम दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि आज कौन आएगा, आज सृष्टि आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि आज सृष्टि आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने कहा भाई, किसी ने कहा संभावना है सर आएगी, मैंने कहा कि आज अनुष्का आने वाली है, अब बता आएगी नहीं आएगी, तो कोई कहेगा नहीं बिल्कुल ही नहीं आएगी फिर तो। ठीक है, या फिर इतने परसेंटेज चांसेस है। उल्टा भी हो सकता है कि अब अनुष्का के आने की संभावना सोच रहे हैं हम, और हमने हिंट दे दिया कि आज सृष्टि आएगी, तो अब अनुष्का के आने की संभावना बताओ। तो इस पर ये भी डिपेंड हो सकता है, उस पर ये भी डिपेंड हो सकता है। किसी ने ठेका नहीं दे रखा कि एफ इवेंट ही हमेशा कंडीशन होगी, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकते हैं, ई इवेंट की ई इवेंट को भी कंडीशन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, हेयर इट इज गिवन दैट, पहले गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे हम। हेयर इट इज गिवन दैट, शुरू के 4-5 क्वेश्चंस तो टोटल बस कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बेस्ड हैं। फिर जो मजेदार और स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो नीचे के है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो भी गिवन होगा लिख दूंगा मैं, पहला क्वेश्चन करके बता देता हूँ फिर फटाफट करेंगे अब अगले में, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, ये सब गिवन है। ठीक है, नाउ अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, ई ऑन एफ। ये कैसे निकालते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में, और जो कंडीशन है, कंडीशन एफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। क्या क्या गिवन है, इंटरसेक्शन एफ क्या गिवन है 0.2, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.3, सो इट्स लाइक 2/3 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है उल्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, एफ ऑन ई में अब एफ और ई की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, एफ और ई की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सर ये तो गिवन ही नहीं है, क्या ये गिवन है, क्या चेक करो, ये गिवन है क्या, नहीं है। ये और ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ दो इवेंट्स कॉम्यूटेटिव होता है, ए का बी से इंटरसेक्शन करो या बी का ए से इंटरसेक्शन करो, बात एक ही है, कॉमन एलिमेंट्स ही तो निकालना है, यूनियन करना भी कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन करना भी कॉम्यूटेटिव होता है, ये सीखा है। सो या तो हम इसकी एफ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सीधे ही लिखते हैं 0.2, और या फिर अगर नहीं हमको ढंग से लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई को हम लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ, क्या लिख देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ब्रैकेट में इसका रीजन डाल देंगे कि हमने इसको ऐसे क्यों किया, बिकॉज बिकॉज वी नो दैट ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, बिकॉज दे बोथ आर कम्यूटेटिव, ये रीजन डाल दिया हमने। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अगेन लिख दो 0.2, और ई की क्या थी 0.6, तो 2/6 यानी कि 1/3, मैच करो पहले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, सरल सा था पहला क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ए ऑन बी चाहिए, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी। होमवर्क मार्क करो, ए ऑन बी कैसे निकालते हैं, चलो कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन ए ऑन बी कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर और बी की नीचे, दोनों ही चीजें साफ साफ गिवन है।
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। तो डेसिमल कैलकुलेशन ढंग से करना, 2 डेसिमल प्लेस में इसको लिखूं तो एक जीरो लगा दूंगा। 32/50 हो गया ये। इसको 4 से या 2 से काट दो, 16/25 मैच करो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और ये लो साहब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आगे होके गिवन है। तो आगे अपनी औकात पे ही है, उल्टी गिनती गिनवाना शुरू कर दिया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी ऑन ए दे दी, और कुछ कुछ पूछ लिया, जैसे कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, और बी ऑन ए दे दिया तो ए ऑन बी। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कि बी ऑन ए देके ए ऑन बी पूछना और ए ऑन बी देके बी ऑन ए, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसके हमेशा आंसर चांसेस रहते हैं। ठीक है, और ए यूनियन बी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जो हमने लास्ट ईयर के रूल्स रिवाइज किए थे ना, 2 पॉइंट्स लिखे थे, उसकी मदद से इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ऐसा नहीं है कि सर ये तो 11th में आया था, इधर क्यों आ गया, आ सकता है बिल्कुल। और हमने रिवाइज भी किया, हमने लिखे भी है, जो जो चीज हमने नोट्स में लिखी है वो सब पूरी एक्सरसाइज में काम आएगी। तो पहले तो आप गिवन पॉइंट्स लिख देंगे, हियर इट इज गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू, हियर इट इज गिवन दैट, तीन चीजें जो गिवन है एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पता करना, राइट। ये क्वेश्चन मांगते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्या होती है, नहीं बी ऑन ए। ए ऑन बी क्यों नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि गिवन बी ऑन ए है, तो गिवन बी ऑन ए है तो मैं बी ऑन ए का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए के फॉर्मूले के बारे में सोचूंगा, तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखूं या ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, अभी अभी आपको बताया, क्योंकि हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं, या 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, पहले बी इंटरसेक्शन करो फिर ए इंटरसेक्शन बी करो, रीजन डालो, और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी ऑन ए। हाँ, तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, 1 2 3, इन 3 में से ध्यान से देखो, 2 एलिमेंट्स ऊपर गिवन, उसकी वैल्यू रखो और आंसर है वेरी इजी, दैट इज बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी 0.4, ये पता करना है, छोड़ दो एज इट इज, और ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, दैट मीन्स 0.32। मैच करो आंसर, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ऑन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्वेश्चन मार्क। अब ए ऑन बी की तो खुद ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसके फॉर्मूले से इसको डिराइव करो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कल तक ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पता नहीं थी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में पता चल गई, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन में गिवन पॉइंट बनेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कल तक पता नहीं थी, आज तो पता है। क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32, और बी की तो वैसे ही गिवन थी ओरिजिनली 0.5, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, तो 16/25 इसका आंसर आया था, वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लास 11th, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी अभी हमने नोट्स में भी लिखा, बोलो क्या कैसे निकालते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्वेश्चन में गिवन है 0.8 प्लस 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया है 0.32, तो 8 और 5 13, तो 0.13, 8 और 5 13 नहीं 1.3, 0.13 नहीं 1.3 माइनस 0.32, तो 130 हो गया एक तरीके से, 130 में से 32 गए तो 98, यानी 0.98। मैच कर, किसी की डेसिमल फॉर्म में आ रही है, किसी की फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन नेवर बी लेस देन 0। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाए समझ जाना गलती है कुछ ना कुछ, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आता है आ जाए समझ जाना गलती है कुछ, ओके। अब बीचों बीच जैसे 8 और 5 1.3 सर 1 से ज्यादा आ गई, तो आगे भी कैलकुलेशन बाकी है ना, फाइनल आंसर थोड़ी ना, फाइनल आंसर की बात हो रही है, वो 1 से बड़ा नहीं आता, ओके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए यूनियन बी की पूछी है, और एक इक्वेशन गिवन है कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, और फिर ए ऑन बी भी दे रखी है, ए ऑन बी भी दे रखी है, भी दे रखी है, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो ये तो क्लियर कट गिवन है, इसको तो हेयर इट इज गिवन दैट करके क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लिख देना, इसमें तो छेड़छाड़ है ही नहीं कुछ। इसमें देखो क्या करेंगे हम, या फिर एक काम करो, इसको लास्ट में लिखना, क्योंकि इसी को तो डिराइव करोगे, इसी से तो फॉर्मूला खुलेगा, जिससे खुलेगा उसको आखिरी में लिखना। पहले अब ये इन्फॉर्मेशन लिख देना, हेयर इट इज गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने,
लिख दी। अब यहां से कैसे इक्वेट करेंगे, 2b5/13 है और 2b5/13 है, दो इक्वेशंस बना देंगे। तो जो इजी है वो क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13। तो पहले इसको लिख देंगे, यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। इम्प्लाइज इम्प्लाइज पहली इन्फॉर्मेशन बनी यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 5/13 है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन बनी यहाँ से कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता लग जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्वाइस से तो 2 से डिवाइड करा दूं, 5/26। डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता चल गई, फाइन। और ए ऑन बी भी दे रखी है, ऑल्सो करके लिख देंगे। ऑल्सो भैया ये भी गिवन है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू कितनी गिवन है, 2/5। सामने डाल देंगे, ए बी गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला एक्सपैंड करें, क्या बनेगा बताओ, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2/5। अब यहां से क्या पता है, बी पर बी की प्रोबेबिलिटी पता है, वो रही ऊपर। ए की तो हाल फिलहाल पता नहीं है, छोड़ दो एज इट इज। तो बी की प्रोबेबिलिटी पता है तो लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो एज इट इज छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या पता है, 5/13 पता है, और इक्वल टू क्या पता है, 2/5 पता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो 5/13 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 से। 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, 5 से 5 कैंसिल आउट होगी, ये क्या मिला, 2/13, ठीक है। तो अभी ये भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन तो था ए यूनियन बी निकालो, ये तो सारी सामग्री रेडी हो गई। अब जो भी क्वेश्चन चाहिए उसको लिखते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की ये रही 5/26 निकाल रखी है हमने, बी की भी निकाल रखी है 5/13, और ए इंटरसेक्शन बी की भी निकाल रखी है 2, सब काम आएगा, ओके। सो वी कैन टेक एलसीएम 26। तो ये 5, ये 5 का दुगना 10, वो 2 का दुगना 4। तो 5 और 10 15, 15 में से 4 गए तो 11/26 आंसर। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अभी तक सब मामला सही चल रहा है। चलें पांचवे पे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, ए यूनियन बी गिवन, और कुछ 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 जो भी इसका मर्जी है वो ये पूछा है, ठीक है। तो here it is given that this given information, this given information, this given, पहला क्वेश्चन उठाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कैसे निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है तो आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करो, इस इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करें हम 11th क्लास के नॉलेज से। कैसे करोगे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 7/11, ठीक है। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसको लिख दूं मैथमेटिकली, 6/11 प्लस 5/11 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11। तो 6 और 5 11, 11/11 हो गया, ये 11/11 यानी 1 हो गया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/11। तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी उधर जाके 1 - 7/11, 11 बन जाए 11 - 7, 4/11। तो यही पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस वाले इंफॉर्मेशन को खोल लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए ऑन बी और बी ऑन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, बोलो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों चीजें हैं मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी कल तक नहीं थी, अभी आ गई, 4/11, और बी की तो गिवन ही थी 5/11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया 4/5। और थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, उसमें क्या पूछा है उसने, बी ऑन ए उल्टा पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। तो फॉर्मूला बेस इसका क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोमिनेटर में, इंटरसेक्शन बी की है 4/11 और ए की क्या है 6/11। सो फ्रॉम हेयर ऑन 11 से 11 कट के 4/6, और वी कैन से 2/3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, तीन आंसर्स आ गए, 4/11, 4/5,
2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड हैं, ये दे दे, वो ले ले, वो निकाल लें, ये दे दें, वो तो हो गया खत्म। अब यहां से एक्चुअली आप एक्सरसाइज शुरू मानना। अब तक तो क्या हो रहा है, नेट प्रैक्टिस हो रही थी, मेन क्वेश्चंस अब है। तो पहले देखो 6 to 11 के क्या, 6 to 11 के हैं इंस्ट्रक्शंस, किसके हैं देखो, 6 to 9 के इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिटरमाइन ई ऑन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है आपको पूरे 6 से लेकर 9 में, यानी ई और एफ दो इवेंट्स गिवन होंगे आपको, ई एफ हो जाए तो ई की संभावना निकालनी है सब क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में ई ऑन एफ निकालना है। अब लेकिन आपको इवेंट जो हैं वो डिफाइन किए गए, ओके। इन डिफाइंड इवेंट से आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं, सैंपल स्पेस बनाकर आपको ई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो जब आपको इवेंट गिवन हो तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन ऑफ ई, एन ऑफ एफ और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये सब सोचना पड़ेगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें इन तीन में से किसी चीज की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ही गिवन थी। अब प्रोबेबिलिटी ही बनानी है तो वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बनती थी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। तो अब ये चीज पहले गिवन थी सीधे सीधे, अभी ये चीज भी निकालनी पड़ेगी, ये चीज निकालनी पड़ेगी, तो ये चीज और ये चीज भी निकालनी है, सोचनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कल भी बताया था कि कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स का रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन है, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। तो जैसे मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओ सॉरी, मैं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या फिर पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, पहले नंबर पता होता है तो सैंपल स्पेस अच्छे से बनता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे, एक बार को इनको टॉस करते हैं तो 2 आउटकम होते हैं, और आप 3 बार ही कर रहे हो तो 2 क्यूब, यानी कि 8 आउटकम्स होंगे। 4 बार करते हैं तो 2 की पावर 4, ठीक है ना। ये तो इतना तो 10th में भी सीख लिया, ठीक है। तो अब मुझे पता है 8 आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, तो अब मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा, मुझे पता रहेगा 8 आइटम्स लिखने, और पहले पता ही नहीं है कितने लिखने, लिखे जा रहे हैं अल्टप पे कुछ भी, तो सैंपल स्पेस ढंग से नहीं। सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस तो हमने कल भी कवर किया था कि 3 बार हम सिक्का उछालेंगे तो पहले 3 हेड्स के केसेस लिख दें, फिर 2 हेड और 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल कैसे आ सकते हैं, HHT, फिर टी को बीच में ले लो HTH, फिर टी को कोने में ले लो THH, डन। फिर 1 हेड और 2 टेल्स ले लो तो HTT, फिर हेड को बीच में ले लो THT, फिर एच को कोने में ले लो TTH, और लास्ट में 0 हेड्स के केसेस ले लो तो TTT। सो ये 8 केसेस हो गए, ओके। चलें आगे। अब पहला, ये तो मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में मुझे ई और एफ दो इवेंट्स गिवन है। Events E and F are defined as, events E and F are defined as, फिर मैं इवेंट E लिख दूंगा नीचे, और फिर मैं इवेंट F पे लिख दूंगा नीचे जो भी लिखा है। जैसे पहला इक्वेशन है तो पूरा डिटेल में करके बताते हैं। हेड ऑन थर्ड टोस, ऐसे मान लो ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना, हर एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती है। हेड ऑन थर्ड टोस, और एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। अब पहले तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्मूले के अप्रोच से देखेंगे, और उससे देखेंगे तो इस क्वेश्चन काफी सरल लगेगा आपको, ओके। लेकिन बाद में केवल मैथमेटिकल अप्रोच से पार नहीं पड़ेगी, खास करके अगली एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल लगेगी आपको अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच से ही चलने लगे। तो इसी क्वेश्चन को विदाउट मैथमेटिकल अप्रोच लॉजिक से भी सोचेंगे, कॉमन सेंस से भी सोचेंगे कि अगर मैं बिना पेन उठाऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल ऐसे पढ़ के दे सकता हूं क्या, बिल्कुल दे सकते हो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। भाई ऐसा हुआ था सर, मैं क्या, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट लॉजिक्स, ठीक है ना।
भाई एक जादूगर ने ऐसे किया, उसमें एक पत्ता ऐसे निकाला, फिर ऐसे हुआ, तो वो आप कई बार बिना पेन उठाए कॉमन सेंस से भी सोच के बता देते हो कि क्या क्या वारदात हुई थी। तो उस तरीके से भी सोचेंगे इस इक्वेशन को। अभी तो अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड चलते हैं शुरुआत में। तो हमको क्या चाहिए, ई ऑन एफ। तो ई ऑन एफ के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। उसके लिए हमको ई और एफ के कॉमन एलिमेंट सोचने पड़ेंगे, और ई और एफ के कॉमन एलिमेंट सोचने के लिए ई और एफ के ओरिजिनल एलिमेंट सोचने पड़ेंगे। तो अगर मुझे ई इवेंट्स डिफाइंड है हेड ऑन थर्ड टोस, तो मैं यहां से ई इवेंट के इवेंट स्पेस बनाने की कोशिश करूंगा। ई इवेंट का क्या बनाने की कोशिश करूंगा, इवेंट स्पेस। तो हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड किस किस में आ रहा है, एक, दो, तीन, चार। तो ये चार इसमें शामिल हो जाएंगे। इसका इवेंट स्पेस बना दूं, बोलो क्या बनेगा, एच एच एच, आगे बोलो, एच टी एच, आगे बोलो, टी एच एच, और आगे बोलो टी टी एच। ये इसका इवेंट स्पेस हो गया। अब मेरे को एफ भी तो गिवन है, तो एफ का भी इवेंट स्पेस बनाऊंगा। तो हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, शुरुआत के दो टॉसेस पे हेड आना चाहिए। ऐसे कितने केसेस हैं, एक, इसमें शुरुआत के दो टॉसेस देखो हेड हेड आ रहे हैं, इसमें शुरुआत के दो टॉसेस हेड हेड आ रहे हैं, बस। और भी है क्या, नहीं। तो ये दो टॉसेस, दो केसेस मेरे इसके इसमें शामिल हो जाएंगे, एच एच एच, एच एच टी, डन। अब इससे भी पार नहीं पड़ेगी, अभी ई इंटरसेक्शन एफ का भी इवेंट स्पेस बनाना है, तीन सेट्स का आपको इवेंट स्पेस बनाना है। तो सर इसकी क्या जरूरत थी, ये दोनों ही तो काम आते हैं। बेटा कॉमन एलिमेंट्स देखेगा कैसे, जब तक तो आपने ई और एफ दोनों नहीं लिखे हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स देखने के लिए आपको ई और एफ लिखे हुए रहने चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एच एच एच, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं आ रहा है, एच एच टी उसमें नहीं है, तो यही कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब ये तो इवेंट स्पेस बना है, क्या बना है, इवेंट। यहां से इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ई इवेंट के चाहो तो देख लो, ना भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन एफ के और ई इंटरसेक्शन एफ के तो देखने पड़ेंगे। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो गए, गिन लो, दो। और यहां से नंबर ऑफ इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए, गिन लो, एक। और हमेशा इसके कम इसके ज्यादा रहेंगे, या बराबर हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। ठीक है। अब वैसे तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, नंबर बाय नंबर भी आ जाती है, तो 1/2 आंसर मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या कहा, आप नंबर बाय नंबर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से याद रखेंगे। ओके। तो आप क्या करोगे, इधर से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इधर से इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। तो इधर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, राइट। तो एफ के एलिमेंट्स कितने, दो, और सैंपल स्पेस में आठ ऊपर लिख के आया हूं मैं। और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, एक, और आठ ऊपर लिख के आया हूं मैं। अब आप फाइनली जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो आप प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, आंसर तो वही आएगा, 8 से 8 कट के 1/2। लेकिन आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब ये वाला प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते कि सर सीधे नंबर बाय नंबर। हाँ, अब मान लो मल्टीपल चॉइस है, तो फिर आप कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, वहां तो आंसर से मतलब है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही आप हमेशा ये याद रखेंगे कि क्या, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी, ये पोर्शन आपको करना है हमेशा। ठीक है। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप एक लाइन लिखेंगे, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई provided that provided that event f has occurred, event f has event f has occurred, ठीक है ना, is given by probability of e on f, जिसकी डेफिनेशन होती है e इंटरसेक्शन f की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय f की प्रोबेबिलिटी। ये तो क्या निकालिए और वो क्या निकालिए, आंसर रख दो बस। ये निकालिए 1/8, वो निकालिए 2/8। तो 1/8 डिवाइड बाई 2/8, आंसर इज 1/2। 1/8/2/8, तो 1/2 आंसर। आंसर मैच करो पहले, सही है। अब सर मेरे को फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं पता, सरल सी भाषा में बात करो आप। पीछे आ जाओ, सैंपल स्पेस तक तो आपको चलना पड़ेगा, या नहीं चलो तो आपको मन में तो सोचना पड़ेगा। अब ई है कि हेड ऑन थर्ड टोस, एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टोस।
मैंने आपसे कहा कि तीसरे टॉस पे हेड आने की संभावना बताओ, पर रुक जा, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं। शुरू के फर्स्ट दो टॉसेस पे तो हेड आया था, तो शुरू के फर्स्ट दो टॉसेस पे हेड आया था, तो क्या करूं, मुझे तो थर्ड पे चाहिए। ठीक है, तेरे पास रखो इन्फॉर्मेशन, मैं थर्ड टॉस के बारे में सोचूंगा। तो थर्ड टॉस अगेन एक इंडिपेंडेंट टॉस है, तो किसी भी इंडिपेंडेंट टॉस पे हेड आने की संभावना 1/2 ही तो होती है। कोई भी इंडिपेंडेंट टॉस उठा रहा हूं मैं, तो उस पे हेड या टेल आएगा, उसकी संभावना आधी आधी तो होगी। ठीक है, चलो, एक तरीके से कॉमन सेंस ऐसे सोच लिया मैंने। चलो दूसरा तरीका, थर्ड टॉस पे तो हेड आया था, थर्ड टॉस पे हेड आया था, दैट मीन्स क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं ये, थर्ड टॉस पे हेड ये, थर्ड टॉस पे हेड ये, और थर्ड टॉस पे हेड ये, यानी कि ये और ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल स्पेस को श्रिंक कर देंगे। अब हमारा सैंपल स्पेस चार ही एलिमेंट्स का है, इन चार एलिमेंट्स में आपको थर्ड टॉस पे हेड चाहिए, इन चार एलिमेंट्स में आपको थर्ड टॉस पे क्या चाहिए, सॉरी गलत कर दिया मैंने, कंडीशन को डिलीट करना था ना। कंडीशन क्या थी कि शुरू के दो टॉसेस पे हेड चाहिए, तो शुरू के दो टॉसेस पे हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब खत्म हो गए। शुरू के दो टॉसेस पे हेड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब ये मेरे सैंपल स्पेस का पार्ट ही नहीं है। सैंपल स्पेस तो था, लेकिन आपने जो हिंट दिया उससे मेरा सैंपल स्पेस हमेशा श्रिंक हो जाता है। तो अब आपकी दुनिया केवल इतनी सी रह गई, इसमें से बताओ आपको थर्ड टॉस पे हेड चाहिए कितने एलिमेंट्स में आ रहा है, एक आउट ऑफ टू, 1/2। अब आपका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दो ही रह गए, उसमें से आपको क्या चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड, थर्ड टॉस पे हेड फर्स्ट वाले पे आ रहा है, 1 फेवरेबल, 2 टोटल, 1/2। समझ आया। तो कहाँ मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, मैं लॉजिक से भी चल गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। अगली एक्सरसाइज में तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से आदत डालो, अभी से आदत डालो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ, कि मैं ये भी करूँ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, इसी में चेंजेस कर देता हूँ मैं। बोलो सेकंड क्वेश्चन में ई और एफ कैसे डिफाइंड है, बोलो। ई क्या है, एटलीस्ट टू हेड्स, और एफ क्या है, ई तो है एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें कम से कम में क्या होगा, बड़े भी ज्यादा, बड़े भी काउंट होंगे, और एटमोस्ट में छोटे भी काउंट होंगे, मिनिमम मैक्सिमम में। और फेफ क्या है, एटमोस्ट टू हेड्स। तो पहले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चलें, तो एटलीस्ट टू हेड्स में दो हेड और तीन हेड शामिल होंगे। तो दो हेड और तीन हेड के इवेंट स्पेस देख लो कौन कौन से, दो हेड और तीन हेड। तो दो हेड वाले देख लो पहले, दो हेड वाले कौन कौन से हैं, ये तीन दो हेड वाले है ना, तो लिख लो इनको। और तीन हेड ये वाला हो गया, तो यानी कि शुरू के चार हो गए कुल मिला के, है ना। तो लिख दो एच एच एच, एच एच टी, फिर एच टी एच, टी एच एच। और एफ, एफ क्या लिखा है, एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हेड। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड में दो हेड, एक हेड, वन हेड, जीरो हेड, ये ये सारे केसेस काउंट होंगे। तो क्या नहीं काउंट होगा, टी टी टी, जीरो हेड वाला काउंट नहीं होगा, नहीं, तीन हेड वाला काउंट नहीं होगा। एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हेड चाहिए, तो ये तीन हेड देता है, बाकी सब में ज्यादा से ज्यादा दो ही हेड है, तो एच 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 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इवेंट स्पेस बना दूं, समझ आया ना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, तो आप इमेजिन कर लो कि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उतर के आ गया है यहाँ पे। आपको तो लिखना है जब आप क्वेश्चंस करो, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उतर के आ गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब अब क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या कॉमन है वही देखना है आपको, तो सोचो क्या कॉमन है। इसमें सात एलिमेंट्स हैं और इसमें चार एलिमेंट्स हैं, तो एच एच एस तो कॉमन ही नहीं है। तो ये तीन एलिमेंट्स कॉमन है जो इधर भी होंगे, इन सात में एच एच एस नहीं होगा, ये तीन होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं, एच एच टी, एच टी एच, और टी एच एच। ठीक है, तो चलो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना शुरू करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में सात थे और इसमें तीन है, दिख रहे हैं आपको, इसमें सात, इसमें तीन। चलो जी, अब आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 7/8,
और 3 आउट ऑफ 8, 7 आउट ऑफ 8, टोटल सैंपल स्पेस तो 8 ही है ना आज भी, और 3 आउट ऑफ 8। जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे नेक्स्ट पेज पे, तो क्या हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 आउट ऑफ 8, यानी कि आंसर इज 3/7। ठीक है, 3 आउट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7 आउट ऑफ 8, आंसर इज 3/7। मैच करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मैच हुई। अब कॉमन सेंस, ठीक है ना, कॉमन सेंस से करना बहुत जरूरी है, मजा भी उसी में आता है। देखो क्या कह रहा है कि आपको कम से कम 2 हेड चाहिए, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ही आ सकते हैं, तो आपका सैंपल स्पेस श्रिंक होके 7 एलिमेंट्स का ही रह गए। अब इन 7 एलिमेंट्स में से वो केसेस छांट लो किसमें कम से कम 2 हेड आए थे। तो कम से कम 2 हेड इसमें आए, इसमें आए, इसमें आए, इसमें नहीं आए कम से कम 2 हेड, बस इन तीनों में ही आए। तो 3 आउट ऑफ 7। अब 8 में से थोड़ा देखेंगे, वो तो श्रिंक हो गया, तो 3 आउट ऑफ 7 आंसर। ठीक है, क्लियर। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, बताओ उसमें क्या क्या गिवन है, इवेंट्स कैसे डिफाइन है। एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, और दूसरा एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। डन। चलो जी, तो ई के और एफ के अगेन क्या लिख देंगे अपन, इवेंट स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ई का इवेंट स्पेस क्या कह रहा है, ई एटमोस्ट, ये थर्ड क्वेश्चन है, एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल चाहिए, यानी कि 3 टेल नहीं चाहिए उसको, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लिमिट आपको 2 ही टेल चाहिए। तो ये 3 टेल वाला केस रह जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे इवेंट स्पेस, बोलो। ठीक है, एफ क्या चाहिए, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल में 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, तो 0 टेल नहीं चाहिए। तो इस एफ में ये एच 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 को हटा दो, उसमें तो टी को हटा रहा है, इसमें एच 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 को हटा रहा है। ठीक है, समझ आया। तो इसमें यहां से लेके और यहां तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो दोनों में 7 7 एलिमेंट्स है, समझ आया। उसमें ई वाले में टी नहीं है, और एफ वाले में एच 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 नहीं है, समझ आया। अब ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ सोचिए जरा, तो उसमें एच एच एस नहीं था, इसमें टीटीटी नहीं था, तो एच 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 और टीटीटी तो कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक इसमें है तो उसमें नहीं है, एक उसमें है तो उसमें नहीं है, बाकी बचे हुए जो 6 एलिमेंट्स है ये दोनों में ही है। तो ये 6 एलिमेंट्स यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है। ठीक है, चले नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में कितने थे, 7 ही थे, इसमें 6 थे, इसमें कितने थे, 6 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 7/8 ही, इसकी क्या रह जाएगी, 6/8। चले नेक्स्ट पेज पे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 6/8 डिवाइड बाय 7/8, दैट मीन्स आंसर इज 6/7। मैच हुआ। चले कॉमन सेंस, 6/7 मैच हुआ। ओके, कॉमन सेंस क्या कहता है कि कम से कम 1 टेल तो आया था। चलो, तो काम सबसे पहले आप एफ को पढ़ा करो, हमेशा पहले हिंट को पढ़ा करो, है ना। तो एफ क्या कहता है, कम से कम 1 टेल तो आया था, तो यानी कि 0 टेल वाला केस हटा दो, 0 टेल वाला यही केस है, यानी मेरा सैंपल स्पेस आज की तारीख में बस इतना ही है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो 3 टेल वाला केस नहीं चाहिए आपको। ये 6 केस आपके फेवरेबल हो गए, आउट ऑफ आज की तारीख में आपका सैंपल स्पेस 7 का ही तो है, 6/7। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन से अब थोड़े से स्टेप्स भी मैं स्किप करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने करीब करीब सारे स्टेप्स बता दिए, कैसे अपन इवेंट लिखते हैं, कैसे नंबर लिखते हैं, कैसे उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ये सारे आपको सब क्वेश्चन में करना है। चलो जी, अब 2 कॉइन्स टॉस कर रहा है, तो उल्टा आसान काम है हमारे लिए। तो सैंपल स्पेस बताओ, एच एच, बोलो आगे, एच टी, 2 टेल और 1 टेल और 0 टेल टी टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ से, सैंपल स्पेस में 2 आउटकम्स होते हैं, 2 बार उछाल रहे हो, 4। ये तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ई क्या दे रखा है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आता है, एक कॉइन पे क्या आता है, टेल आता है। तो मुझे बताओ उसका इवेंट स्पेस क्या बनेगा, इन 4 में से एक ही कॉइन पे टेल आता है, तो इनमें से क्या क्या सेलेक्ट होंगे। बस मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, है ना, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा।
पहेली से इसे सुलझाते हैं। क्या बोल रहा है अगले की भाषा पे ध्यान दो, क्या कहना चाह रहा है वो। एक टॉयल, एक कॉइन पे टेल चाहिए। क्या इसमें से किसी भी एक कॉइन पे टेल है? इसमें है, इसमें है, इसमें तो दोनों में है ना। उसको तो एक पे चाहिए ना। उसने क्या कहा, वन। उस वो कहता ना एटलीस्ट वन, तब टीटी काउंट होता। उसको तो कम से कम एक टेल तो चाहिए, तो फिर दो टेल मिलेंगे तो मना थोड़ा ना करेगा। लेकिन उसने कहा मुझे तो एक ही चाहिए, कहा ना दो क्यों दे रहा है? एक मतलब एक। उसकी लैंग्वेज पे स्ट्रिक्ट रहना है अपने आप को। ठीक है। तो एक कॉइन पे टेल चाहिए, उसमें ये दोनों काउंट हो जाएंगे, एच एच और एच टी और टी एच। फाइन। एफ क्या कह रहा है, वन कॉइन शोज हेड। एक कॉइन पे हेड चाहिए अब। एक कॉइन पे उसमें टेल चाहिए था, एक कॉइन पे इस पे क्या चाहिए, हेड चाहिए। सो एफ का इवेंट स्पेस बताओ। अब एक कॉइन पे हेड चाहिए तो वही दोनों सेम, सेम वही, एच टी टी एच। अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। सो ई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन एलिमेंट्स भी यही दोनों रहेंगे जब दोनों ही दोनों में है। ठीक है, एच टी टी एच। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एफ और ई इंटरसेक्शन एफ के देखे जाते हैं, ई के देखने की जरूरत नहीं होती है, ई तो केवल कॉमन निकालने के लिए काम आता है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दो। तो दो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो लगे हाथ, 2/4। ठीक है ना, या फिर फॉर्मूला लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। सो इट्स लाइक 2/4। इधर आओ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, वही दो, वही दो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इंटरसेक्शन एफ में की वैल्यू दो और एस में कितनी है, अगेन चार। ठीक है, तो नाउ ई ऑन एफ निकाल लें हम, क्योंकि 6 से 9 के हमको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी गिवन है कि सब में ई ऑन एफ निकालो, सब में क्या निकालो, ई ऑन एफ। तो ई ऑन एफ निकालने का तरीका प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी, वैसे तो नंबर बाय नंबर से आंसर आ जाता, 2/2 1 आ जाता है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से भी वही आएगा वो तो, है ना। सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, दैट मीन्स 2/4/2/4, दैट मीन्स आंसर इज वन। सर 100% प्रोबेबिलिटी कैसे हुई, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें। हिंट क्या है, नहीं ढंग से पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो। मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है, हाँ हिंट क्या है, दोनों में से एक कॉइन पे हेड आया था, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, मैंने सपोज करो दो सिक्के उछाले। ठीक है, मैंने कहा सृष्टि क्या संभावना है कि एक कॉइन पे टेल आएगा। आप सोचने लग गए, फिर मैंने कहा रुक जा, हिंट ले ले, हिंट देता हूँ एक, है ना। हिंट ये है, जैसे होता है ना केबीसी में लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ले ले, हिंट दे रहा हूँ कि दोनों में से एक कॉइन पे हेड आया था। अब क्या संभावना है कि दूसरे कॉइन पे टेल आया होगा, तो और क्या आएगा तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं होता ना, तो 100% संभावना है कि दूसरे पे टेल ही आया होगा। अगर इस पे हेड आया होगा तो उस पे टेल आया होगा, क्योंकि और उस पे टेल आया होगा तो इस पे हेड आएगा, तो क्योंकि वो हिंट ये दे रहा है कि एक ही कॉइन पे हेड आया था, हिंट ही यही है कि एक ही कॉइन पे हेड आया था। तो अगर दूसरे पे हेड नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें हिंट ये दिया कि एक ही कॉइन पे हेड आएगा, तो दूसरे कॉइन पे 100% क्या आएगा, टेल ही आएगा, तो 100% संभावना हो गई, प्रोबेबिलिटी वन हो गई। ठीक है ना, गेम आप जीतोगे ही जीतोगे, आपको अगर ऐसा हो गया तो ये गेम तो आप जीतोगे ही जीतोगे। सर्टेन इवेंट बोलते हैं इसको, जिसकी प्रोबेबिलिटी वन हो उसको सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो उसको इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सैंपल स्पेस लिख देता हूँ, एच 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 टी टी एच एंड टी डी, और वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 2² यानी कि 4। चलो सेकंड क्वेश्चन में ई की संभावना, ई क्या है, नो टेल अपियर्स, कोई टेल नहीं चाहिए मुझे, इसकी तो संभावना चाहिए। तो इसका इवेंट स्पेस बना देते हैं हम, इम्प्लाइज नहीं, पहले इवेंट स्पेस, पहले इवेंट स्पेस बिल्कुल तरीके से। सो इवेंट स्पेस ई विल बी डिफाइन एज, ऐसा एलिमेंट्स चुनो जिसमें एक भी टेल नहीं है, एक की भी टेल नहीं है तो एक ही एलिमेंट्स है, एच एच। फिर इधर आओ, एफ क्या है कि नो हेड अपियर्स, एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है, तो इसका इवेंट स्पेस सेलेक्ट करो तो टी टी। ओके, अब इंटरसेक्शन करो दोनों का, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आया, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखूंगा, गलत, 5।
सेट को सेट से इक्वेट करते हैं। अब जब मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखूंगा तब जीरो लिखूं, ठीक है ना, तो इस चीज के मार्क्स कटेंगे बोर्ड में अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ बराबर जीरो लिख देते हैं तो, है ना। सेट को सेट से इक्वेट करेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस के चाहिए, इसके और इसके। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन सी एक ही आ रहा है, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन सी एक भी नहीं आ रहा है। तो इसको अब मैं लिख दूंगा जीरो। प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इन दोनों की, तो इम्प्लाइज यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एफ में कितने हैं 1, एस में कितने हैं 4। इधर आओ, यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 0/s की 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालेंगे, ई ऑन एफ, तो प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट कम्स आउट टू बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, यहाँ से जीरो सॉल्व कर ही दोगे आप, 0/1/4, इट कम्स आउट टू बी जीरो। कभी भी जो हिंट दे रहे हो उसकी संभावना जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता, ठीक है, ऊपर वाला आ सकता है। अब इम्पॉसिबल इवेंट बन गया है, तो कॉमन सेंस से सोचो जरा, हिंट क्या था, नहीं चाहिए क्या था, पहले तो वो सोचा करो चाहिए क्या। चाहिए क्या है कि एक भी टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं आना चाहिए। हिंट क्या है, एक भी हेड नहीं आया था। अरे जब एक भी हेड नहीं आया था तो दोनों टेल ही आए होंगे। वो कह रहा है एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो जब दोनों टेल आए होंगे तो एक भी टेल कैसे नहीं आएगा, तो इम्पॉसिबल है ना ये तो। भाई किसी ने हिंट दिया कि एक बात बताऊं एक भी हेड नहीं आया था, तो आप मन में क्या बैठा लो, करो यार दोनों टेल आए। अब क्या संभावना है कि एक भी टेल नहीं आए, कोई संभावना ही नहीं है, दोनों ही टेल आएंगे, ठीक है ना, तो जीरो प्रोबेबिलिटी हो गई, समझ गए, ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट। अब आ जाओ, कॉइन से प्रमोशन हो गया डाइस पे, ठीक है। डाइस सब समझते हो, लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, उसमें डाइस काम आता है, और भी अलग अलग गेम्स में आता है। इसको सिंगुलर फॉर्म में डाई बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसको डाइस बोलते हैं, ठीक है ना। डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब डाई को 3 बार ही उछाल रहे हो बेटा, कितनी बारी, 3 बार ही उछाल रहे हो। 2 बार उछालने का सैंपल स्पेस तो हमने क्लास 10th में बनाया था, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके 6 6 तक, लेकिन 3 बार उछालेंगे। तो मुझे बताओ, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, सोचना जरा, random experiment is given of throwing a die 3 times, of throwing a die 3 times। तो 3 टाइम्स जब मैं इसको उछालूंगा तो पहले तो ये सोचा करो कितने आउटकम्स होंगे, फिर लिखना शुरू करा करो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएगा, एक बार उछालते हैं तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 6। कितनी बार उछाल रहे हो, 3 बार, तो 6 का क्यूब 216। पहले आप ये डिसाइड करो कि कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर लिखना शुरू करो। पहले मत लिखना शुरू करो, क्योंकि पहले लिखना शुरू करोगे तो दिक्कत आएगी। तो 2 बार उछालते थे तो 6 का स्क्वायर, जितनी बार उछाल रहे हो उतनी पावर हो जाएगी, और जितने एक बार उछालने में आउटकम्स होते हैं वो बेस हो जाएगा। अब 216 आउटकम्स तो लिखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है लेकिन लिखना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। तो क्या करें, तो हम इस तरह के से सैंपल स्पेस लिखेंगे, है ना। देखो 216 आइटम्स का तो लिखो ही मत, हटाओ, 6 and 5 अपीयर्स, 216 आउटकम्स का लिख सकते हैं क्या हम। देखो पहला आउटकम क्या होगा, 1 1 1, फिर क्या होगा 1 1 2, फिर क्या होगा, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 1 1 6, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 1 2 3, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में। तो 216 आइटम्स तो मैं देख पा रहा हूँ, नहीं लिख पाऊंगा, है ना। कोई बात नहीं, तो मत लिखो, जिसमें पॉसिबल नहीं है उसमें कोई जरूरत नहीं है लिखने की, पर हाँ 216 आउटकम्स आपके माइंड में घूमने चाहिए कि ये आउटकम्स इस तरह के हैं। ओके, चलो जी, अब इवेंट तो डिफाइन कर दें। तो नाउ इवेंट ई और एफ जो भी डिफाइन है लिख दूंगा मैं। जैसे इवेंट ई क्या डिफाइन है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है ना, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो इवेंट स्पेस तो एटलीस्ट बनाने की कोशिश करो। तीसरे टॉस पे 4 चाहिए, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे वो सोचना है। तीसरे टॉस पे क्या चाहिए उसको, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। पहले दो के इसमें टॉस में जो आया आंसर कोई चलेगा, लेकिन तीसरे पे उसको 4 ही चाहिए। तो देखो पहला केस बना देता हूं मैं 1 1 4, तीसरे में 4 है। दूसरा आउटकम बना देता हूँ 1 2 4, तीसरा आउटकम बना देता हूँ 1। अब सारे थोड़ा ना लिखूंगा, सीरीज बताओ कैसे चलेगी ये। लास्ट में क्या बनेगी 1 6 4। ओके, ठीक है। जब आप बीच में डॉट 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 लगाओ, तो अगर यहाँ कॉमा लगाया है तो आखिरी में वापस कॉमा लगेगा, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो जी, अब ये तो हो गई पहली रो, दूसरी रो क्या बनेगी बताना जरा।
2 1 4 2 2 4 2 3 4। आपने केवल पहला एलिमेंट चेंज किया, 1 को 2 किया है। ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा? 2 6 4। क्या सारी बनाऊंगा क्या? पहला एलिमेंट 1 लिया, दूसरा एलिमेंट 2 लिया, क्या सारी बनाऊंगा क्या? नहीं। अब तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो में पहला एलिमेंट 3 आएगा, चौथी रो में पहला एलिमेंट 4 आएगा। तो ऐसे करते करते लास्ट क्या आएगा? 6 6 1 4। इसका दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? 6 2 4। और इसका तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा? 6 3 4। और इस रो का भी लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा? 6 6 4। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस शॉर्ट में तैयार कर सकते हैं। 216 का तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स बता सकते हो टोटल? ई में एक रो में कितने हैं? और टोटल रोज कितनी है? 6 × 6 36। 36 आउटकम्स है इसमें। भाई आप खुद सोचो, तीसरी रो में 4 को फिक्स कर दें। ठीक है भाई, तीसरी रो में 4 ही 4 है। तीसरी रो में 4 ही 4 है, फिक्स हो गया वो तो जब तीसरी रो में 4, तीसरे टॉस में 4 ही 4 है, तो तीसरे टॉस को काउंट ही मत करो। पहले दो टॉसेस में क्या क्या हो सकता है? वही 36। दो टॉसेस के तो 36 आउटकम्स होते हैं ना। तो कॉमन सेंस से पता चल गया। समझ आया? क्लियर है? चलो ये हो गया ई। अब एफ क्या कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। पहले और दूसरे टॉसेस पे तो 6 और 5 आएगा। पहले और दूसरे टॉसेस पे क्या क्या आएगा? 6 और 5 आएगा। तो फिर क्या होगा? पहले पहले पे 6 फिक्स है, पहले पे 6 फिक्स कर देता हूँ। दूसरे पे 5 फिक्स कर देता हूँ। तीसरे पे कुछ पता नहीं है, तो ठीक है एक बार 1 ले लेता हूँ। पहले दूसरे पे 6 और 5 फिक्स करके एक बार 2 ले लेता हूँ। पहले दूसरे पे 6 5 फिक्स करके एक बार 3 ले लेता हूँ। फिर पहले दूसरे पे 6 और 5 फिक्स करके 4 ले लेता हूँ। 6 5 5 ले लेता हूँ। और 6 5 6 ले लेता हूँ। बताओ इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या? पहले और दूसरे टॉसेस पे मैंने हर बार 6 और 5 फिक्स, और रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले पे ही 6 चाहिए और दूसरे पे ही 5 ही, उसको इंटरचेंज मत कर देना। तो पहले पे 6, दूसरे पे 5, 6 5 6 5 6 5 6 5, तीसरे का पता नहीं था, 1 2 3 4 5 6 रख दिया। तो ये एफ का इवेंट स्पेस बन गया। अब क्या चाहिए होता है? इंटरसेक्शन। अब क्या करना होता है? इनके कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स भी सोचो जरा। आप ऐसे मत कहना कि सर इधर तो दिख ही नहीं रहे, तो माइंड के अंदर तो है आपके। तो आप खुद सोचो कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स जब आप निकालोगे तो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे ही। तो यहां से लेके जो 5 तक की रो थी उसको तो देखो ही मत, क्योंकि 1 2 3 ऐसे करके 5। पहला टॉस पे 6 आना चाहिए, तो पहले टॉस पे 6 तो लास्ट रो में ही आ रहे हैं ना। तो इसमें से कॉमन ढूंढो। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4। और इधर इनमें से क्या कॉमन है सोचो। 6 5 चाहिए उसको, तो 6 5 4 ही कॉमन है, दैट इज इट। और कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 5 4। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6 5 4। चलेगा क्या बताना? 6 5 4 कॉमन था ना, चलेगा क्या बताओ? क्या कमी है? अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें पता है क्या दिक्कत है? जब आप इसके जब आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे ना, तब आप 3 लिख दोगे। 1 2 3। जबकि ये तो पूरा एक ही एलिमेंट है, और ये एक होगा। तो लिखने से आप गलती कर सकते। ओके ना? तो ये ब्रैकेट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही है। और एफ के भी गिन लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हैं कितने? 6। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, जो कि निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी 6/216। इधर क्या निकालेंगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, जो कि निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ है 1, और एस में कितने हैं? 216। सो फाइनली वो लाइन लिखना आप। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई प्रोवाइडेड दैट इवेंट एफ हैज अकर्ड इज गिवन बाय ई ऑन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली आपने? 1/216। और इसकी क्या निकाली आपने? 6/216। तो कट के आंसर क्या आ गया? 1/6। चलो लॉजिक बेस्ड पे चलते हैं हम। आपको हिंट था। क्या हिंट था? कि पहले दो टॉसेस पे तो 6 और 5 ही आएगा, कुछ भी कर लो। आपको चाहिए क्या? तीसरे टॉस पे 4 चाहिए। तो पहले दो टॉस का तो काम हो गया ना। तो आप पहले दो टॉस के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? अब तीसरे टॉस में आपको 4 चाहिए। तो तीसरे टॉस में हो क्या क्या सकता है? 6 आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें आपको 4 चाहिए, तो 1/6। टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें आपको ओनली 4 ही चाहिए, तो 1/6 डायरेक्ट आंसर था। समझ गए?
क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप 10th पहले करो, क्योंकि वो भी डाइस वाला ही है। 10 क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। उसमें से 10th पहले कर लो आप, है ना, क्योंकि 10th वाला भी 8 के बाद क्या देख रहे हो, डाई वाला है ना। ठीक है, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल। दो डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ, तो दो डाइस को जब मैं रोल करूंगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या होगा, 36 आउटकम्स का होगा। ठीक है, वही अभी जैसे शॉर्ट में किया मैंने, 1,1। जब आप नंबर्स लिखते हो तो बीच में आउटकम्स के अंदर भी कॉमा लगाना जरूरी, नहीं तो इसको 11 रीड कर लेगा। जब आप लेटर्स लिखते हो तो एच कॉमा एच लिखने की जरूरत नहीं है, आप एच एच लिख सकते हो। और लिख भी दो, अगर एच कॉमा एच भी लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं, नहीं तो एच एच भी चलेगा। तो लेटर्स में कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर्स में कॉमा की जरूरत है, इधर भी। और एक आउटकम से दूसरे आउटकम में जा रहे हो उधर भी, क्योंकि सेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स। कौन सी फॉर्म होती है ये कौन सी फॉर्म होती है सेट को लिखने की, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। सैंपल स्पेस छोड़ो, सेट की दो फॉर्म्स होती है लिखने की, सेट बिल्डर और रोस्टर। तो ये कौन सी है, ये रोस्टर फॉर्म है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या कहती है कि आप कॉमा से सेपरेट करो डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी कॉमा लगना जरूरी। तो 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू कॉमा कॉमा 1 6। ठीक है, कॉमा इधर भी लगाना, क्योंकि इसके बाद आ रहा है अगला एलिमेंट। कई बच्चे यहाँ कॉमा नहीं लगाते, वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये खत्म थोड़ा ना हो गई, इसके बाद अगली रो शुरू हुई तो यहाँ भी कॉमा लगेगा। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ कॉमा लगाना, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ कॉमा लगाना, 2 6, फिर वापस कॉमा लगाना। ऐसे करते करते लास्ट 6 1। इसकी क्या बनेगी, 6 2। इसकी क्या बनेगी, 6 3। एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या बनेगी, 6 6। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, चलिए। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ये तो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा जी, अब इसने एक स्पेसिफाई किया है कि एक तो ब्लैक है और एक रेड है। तो आपकी मर्जी, आप पहले वाले को ब्लैक रख के दूसरे वाले को रेड ले सकते हो, या पहले वाले को रेड लेके दूसरे, लेकिन जो आपने फिक्स कर दिया वो एंड ऑफ द क्वेश्चन तक फिक्स रहेगा, फिर बीच में नहीं बदल सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को ब्लैक ले लेते हैं। भाई जो ये 1 आया है, ले लेते हैं कि तू तो ब्लैक पे आया है, ये ब्लैक डाई है, ये तो है ब्लैक डाई। और जो सेकेंड एलिमेंट है हर एक केस में वो है रेड डाई, ये है रेड। तो इसमें ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, हमेशा ऐसा ही है। ठीक है, फिक्स कर दिया हमने। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। जो आपको चाहिए उसको इवेंट ई लो, जो आपसे पूछा गया है, जो आपको हिंट दिया हुआ है उसको एफ लो। तो अब की बार आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, लेट द इवेंट ई बी दिस, लेट द इवेंट एफ बी दिस। ठीक है, तो लेट द जो आपको चाहिए उसको तो आप ले लो ई, लेट द इवेंट ई बी दैट, और अब इवेंट लिखना शुरू करो। ठीक है, तो बोलो इवेंट ई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, तो वी ऑब्टेन ए सम ग्रेटर देन 9, वी ऑब्टेन a sum, we obtain a sum greater than 9, ये तो आपको चाहिए। एंड इवेंट एफ जो आपको नहीं चाहिए, या फिर ठीक है लिख दो, एंड द इवेंट एफ बी, एंड द इवेंट एफ बी दैट। इसमें आपको क्या चाहिए बताओ, मतलब इसमें आपको क्या दे रखा है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई ना फर्स्ट वाला है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट डाई या ब्लैक डाई भी लिख सकते हो। ब्लैक डाई, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक डाई पे 5 आएगा, 5 आएगा, ये आएगा रिजल्टेड इन 5। दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तक ये सारे इवेंट्स इंट्रोड्यूस्ड थे ऑलरेडी, अब पहली बार हमने उसकी बात को सुन के दो इवेंट्स बनाए। तो उल्टा मत बना देना, जो हिंट है वो एफ बनाना, जो चाहिए उसको ई बनाना। ठीक है, सो ई का इवेंट स्पेस बताओ, सम ग्रेटर देन 9। तो जब मैं दो डाई को उछाल रहा हूं तो कम से कम सम 2 आ सकता है 1,1 में, और ज्यादा से ज्यादा सम 6,6 में 12 आ सकता है।
और बीच का सम भी आ सकता है, जैसे सम 2 भी आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है। इसका क्वेश्चन में 10th में किया था, है ना। सम 6 भी आ सकता है, सम 7 भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा सम 12 आ सकता है। 12 को सम क्रॉस नहीं करेगा और 2 से कम सम आएगा नहीं। आपको क्या चाहिए? सम ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 में 9 भी नहीं चाहिए। तो आपको सम या तो 10 चाहिए, या तो 11 चाहिए, या 12 चाहिए, और 12 के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक एक काउंट करो, पहले सम 10 वाले एलिमेंट्स काउंट करो, फिर सम 11 वाले, फिर सम 12 वाले, ये तीन आपको चाहिए। तो सम 10 सोचो, 10 सम आपको कौन कौन ला के देगा। तो 10 सम लाने के लिए पहली रो में सोचो कोई एलिमेंट बनेगा जो 10 सम। पहली रो में मैक्सिमम सम 7 आएगा, 1,6। दूसरी रो में मैक्सिमम सम 2,6 8 आएगा। तीसरी रो में मैक्सिमम सम 3,6 9 आएगा। चौथी रो में एक एलिमेंट है जो 10 सम देगा, 4,6। पांचवी रो में दो एलिमेंट्स देंगे, 5। नहीं, एक ही देगा, 10 सम तो एक ही देगा ना। आप 10 सम सोच रहे हो, 5,5। और छठी रो में 10 सम क्या देगा? एक ही एलिमेंट देगा, 6,4। ये तो 10 सम का काम हो गया। अब 11 सम सोचो, तो 11 सम पांचवी रो से आ जाओ, 5,6, और छठी रो में आ जाओ 6,5। अब 12 सम सोचो, एक ही एलिमेंट है, 6,6। तो ऐसे सीक्वेंस में जब बनाना सोचेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट को मिस नहीं करेंगे। उसने कहा ग्रेटर देन 9, तो अब ग्रेटर देन 9 में 10 के सोचो, 11 के सोचो, 12 के सोचो। 10 का ये था, ये तीन थे 10 के, ये दो थे 11 के, और लास्ट वाला था 12 का। ठीक है, डन। ओके, अब इवेंट स्पेस ई तो बन गया। एंड इवेंट स्पेस एफ के बारे में सोचते हैं। एफ में क्या चाहिए? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक मतलब कौन सा था? पहला वाला। पहले वाले में 5 आना फिक्स है। तो पहले वाले में 5 आना फिक्स है, तो पांचवी रो पुली उठा लो, उसमें सब में पहले वाले में 5 है। तो क्या बनेगा? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ये आ गया ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 में। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है? क्या? 5/5 नहीं, 5,5। 5,5 कॉमन है, और 5,6 कॉमन है। दैट इज इट। देख लिया, अच्छे से देख लेना। 5,5, 5,6 यहाँ पे कॉमन है। अब आगे का काम तो आप कर ही दोगे। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, किन दो के? एफ के और इसके। एफ के और ई इंटरसेक्शन एफ के। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इसके कितने हो गए? 6। नहीं, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर प्रोबेबिलिटी, दोनों बातें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6 हो गए, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, फिर लिखोगे 6/36। अच्छा, इसको काटा मत करो, क्योंकि वैसे भी पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस तो कटने वाला है। आप 1/6 करो, फिर फ्रैक्शन को वापस 6/36 लिखो, तो ऐसे ही छोड़ दिया करो, है ना। यहाँ आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ 2 हैं, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। So that will be equal to number of elements in intersection F divided by number of elements in sample space. That means 2/36. So finally, probability, अब ये लाइन लिखूंगा मैं। So the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5 is given by, ये पूरी लाइन लिख के क्या लिख देंगे? is given by, वो लाइन लिख के क्या लिख देंगे? is given by probability of E on F, is given by probability of E on F, जिसका फॉर्मूला E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F। E इंटरसेक्शन F कितना आ रहा है? 2/36, और F की कितनी आ रही है? 6/36। दैट कम्स आउट टू बी 2/6, दैट कम्स आउट टू बी 1/3 आंसर। चलो एक बार कॉमन सेंस से देखते हैं। हिंट क्या था? कि पहले वाले पे तो 5 फिक्स है, तो आपका सैंपल स्पेस पूरा ही रिड्यूस हो गया पांचवी रो पे। अब पहली 4 रो देखनी नहीं है, आखिरी की छठी रो देखनी नहीं है, तो केवल एक ही रो बची मेरे पास। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, तो टोटल सैंपल स्पेस ही 6 का रह गया, तो टोटल आउटकम्स 6 ही रह गए मेरे। अब आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए दोनों का सम 9 से बड़ा। तो पांचवी रो में 9 से बड़ा सम कब कब आता है? 5,5, 10, और 5,6, 11। ये तो है 9 से बड़े दो सम। तो 2/6, 2/6, और 2/6 यानी कि 1/3। तो कॉमन सेंस से उल्टा जल्दी होता है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भाई कल तक तो हो ही जाएगा एक्सरसाइज, परसों से तो आपको कॉमन सेंस से ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा मत सोचना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई।
अगली एक्सरसाइज में और ज्यादा भयानक हो जाएगी। भयानक इसलिए हो जाएगी क्योंकि फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, कॉमन सेंस से निकलेगी। अभी आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा लोड लग रहा है सोचने में, अगली एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर से निकालनी है, पर कॉमन सेंस से निकालनी है, विदाउट फॉर्मूला निकालनी है। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज से थोड़ी सी आदत डालो। इसका सेकेंड पार्ट शॉर्ट में करेंगे। क्या था सेकेंड पार्ट? कि सम तो 8 चाहिए, रेड डाय में 4 से छोटा नंबर है, ये गिवन है। तो रेड डाय कौन सा था? सेकंड। मैं कॉमन सेंस ही निकाल रहा हूँ उसको, बाकी आप ये वाला पार्ट है ना इसका होमवर्क मार्क करो, मैं फॉर्मूला बेस वाला पार्ट होमवर्क मार्क करो, ये बनाना, एफ बनाना, इंटरसेक्शन एफ। अभी मैं इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करूँ। ठीक है, तो हिंट पकड़ो। 36 तो है, अब श्रिंक करो आपके सैंपल स्पेस को। रेड डाई में 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर 1 2 3, यानी कि रेड डाई ने सेकंड, इसमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन आगे के नहीं चाहिए। तो पहली रो में ये 3 सेलेक्ट हुए, दूसरी रो में भी ये 3 सेलेक्ट हुए, तो 3 3 3 सेलेक्ट होके आधे हो गए, मतलब मेरे एलिमेंट 36 के 18 हो गए। क्योंकि रेड डाय में 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, लेकिन आपको 4 से छोटा चाहिए ना, 1 2 3 ही चाहिए, तो हर एक रो में 3 3 ही आएंगे। अब ये इतना ही रह गया मेरा सैंपल स्पेस, आगे का देखना ही मत। जिसमें 3 से बड़ा नंबर आ रहा है सेकंड डाय पे, वो तो देखना ही मत। अब इसमें से आपको क्या चाहिए? सम 8 चाहिए, एग्जैक्टली 8। अब एग्जैक्टली 8 चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन नहीं का है। तो इनमें से ध्यान से देखो, सम 8 पहली रो में तो आ ही नहीं सकता, दूसरी में नहीं आ सकता, सम 8 चाहिए आपको। तीसरी में आ सकता है क्या? 3,3 भी 6 देता है, 4,3 भी मैक्सिमम 7 देता है, तो 5,3 देगा एक एलिमेंट, और 6,2 देगा दूसरा एलिमेंट। दो ही एलिमेंट सेलेक्ट होंगे इन 18 में से, आंसर इज 1/9। चेक करो। कुछ भी इवेंट स्पेस नहीं बनाया, कुछ भी नंबर नहीं बनाया, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं किया, कुछ भी डिवाइड नहीं किया, ओनली लॉजिक बेस्ड, ओनली कॉमन सेंस। तो ये काम आपको अगले एक्सरसाइज में करना ही करना है। अब इस एक्सरसाइज में तो इसको खोल के लिखना पूरा, ठीक है ना, पूरा ये होमवर्क टाइप में एक क्वेश्चन मान लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बीच में छूट गया, कौन सा रह गया? 9th वाला। 9th पढ़ते हैं क्या है। मदर फादर सन लाइन अप रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है और एक बेटा है, तीनों लाइन अप हो गए, एक लाइन में खड़े हो गए फैमिली पिक्चर के लिए। फोटोग्राफर ने कहा कि फैमिली पिक्चर में आप खड़े हो जाओ। तो जब वो तीन लोग एक लाइन में लगेंगे तो कितने तरीकों से लग सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री पर्सन लाइन अप इन ए लाइन? बताओ कितने तरीकों से वो खड़े हो सकते हैं एक लाइन में, बताओ कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं? जैसे पहले मदर खड़ी हो गई, फिर सन हो गया, फिर फादर, दूसरा तरीका पहले सन खड़ा हो गया, ऐसे कितने तरीकों से ये तीन लोग लाइन अप हो सकते हैं? 9। कैसे निकाला? मदर का 3 कैसे? मदर के 3 केसेस बताओ चलो। मदर का पहला केस, मदर फादर सन। दूसरा केस बताना मदर का, फादर मदर सन। तीसरा केस बताना, फादर सन मदर। अब ये तो मदर के हो गए 3, अब फादर के 3 बताओ। फादर मदर सन, ओके, मदर फादर सन, ओके, सन फादर मदर। तो ये दोनों तो सेम हो गए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं आसान, जितनी लगती है उतनी नहीं है आसान, ओके। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो कैसे पता करते हैं। इस गिवन ऑफ ऑफ लाइनिंग अप a family of lining up of lining up mother father and son for a family picture, for a family picture। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे इन स्पेस, इन सैंपल स्पेस, तब जाके हमको पता चलेगा कि क्या क्या केसेस बनेंगे। उल्टा मत करना, पहले नंबर सोचना फिर सैंपल सोचना। 3 फैक्टोरियल वेज में निकालते हैं बेटा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था, जब सीक्वेंस मैटर करे तो परमुटेशन होता है, जब नहीं करे तो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 3p3 है एक्चुअली। ये क्या है? चलो परमुटेशन के नजरिए से देखें तो क्या है, टोटल 3 है, अरेंज भी 3 ही करने हैं, ऐसा तो नहीं कि 2 ही अरेंज करने हैं। और सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो फिर p, और नहीं करे केवल सिलेक्शन हो तो 3c3। ठीक है, तो 3p3 में क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 यानी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल ही बचा, यानी कि 3 × 2 × 1, यानी 6 तरीके ही हैं जिनसे इनको लाइन अप किया जा सकता है। ठीक है ना।
अब वो 6 तरीके कौन से हैं, अब सोचना शुरू, आपको पता चल गया ना 6 हैं, तो अब सोचने में आसानी होगी। आपको पता ही नहीं था कितने थे, तो आप कुछ भी सोचे जा रहे थे। तो MFS ऐसे लिख देते हैं। तो पहला तो इसी फॉर्म में लिख लो, MFS। अब फादर को तो छेड़ो मत, मदर और सन को एक्सचेंज करो। सन, मतलब बीच वाले को छेड़ो मत, फादर को नहीं छेड़ा मैंने, सन फादर मदर। अब दो केसेस हो गए जिसमें फादर बीच में, अब दो केसेस ऐसे लगाओ जिसमें मदर बीच में। तो फादर मदर सन, और मदर को मत छेड़ो, सन मदर फादर। दो केसेस हो गए जिसमें फादर बीच में था, दो केसेस हो गए जिसमें मदर बीच में था, तो अब दो केसेस जिसमें सन बीच में रहेगा। क्या होगा, फादर सन मदर, और अब सन को मत छेड़ो, फादर मदर, मदर सन फादर। चेक करो इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या। 6 एलिमेंट्स पता थे तो लिखने में आसानी हुई। डन। अब अब क्या चाहिए, इवेंट ई और एफ। तो इवेंट ई क्या है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, वन एंड मतलब एक कोना कोई भी। एफ क्या गिवन है, फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल। अब जब फादर मिडिल पे है, ये हिंट है, तो सन तो एक कोने में ही होगा क्योंकि कोने के हिसाब से देखें तो दो पोजीशन है, एक तो बीच की पोजीशन, एक कोने की पोजीशन, क्योंकि बीच की पोजीशन को हटा दे तो ये भी कोना है, ये भी कोना है। तो फादर अगर मिडिल में है तो सन नहीं है, तो सन 100% कोने में होगा, वन प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी आंसर। ये तो हो गया कॉमन सेंस। समझ आया। जब आपको हिंट दे दिया मैंने 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 कहा कि क्या संभावना है कि बेटा जो है कोने में खड़ा होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ, बीच में तो फादर था, अरे बीच में फादर था तो अब बेटा कोने में ही जाएगा, और क्या बीच में उसके ऊपर थोड़ा ना बैठेगा, बीच की पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो गई ना, तो अब कोने में बैठेगा, तो 100% चांस है कि वो कोने में बैठेगा। तो वन प्रोबेबिलिटी आंसर आने वाला है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करते हैं ना। सो इवेंट ई, इवेंट ई का इवेंट स्पेस देखते हैं। एक कोने पे बेटा चाहिए, एक कोने पे बेटा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी सन कोने में है, इसमें भी सन कोने में, इसमें बीच में, तो बीच वाला नहीं चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, MFS, SFM, FMS, SMF। ठीक है, एफ बताओ। एफ में क्या चाहिए, फादर मिडिल पे चाहिए, तो फादर मिडिल पे शुरू के दो केसेस है, MFS, SFM। अब इंटरसेक्शन बनाना है, तो ये काफी हेक्टिक तरीका है वैसे, है ना। तो इसको पहली एक्सरसाइज तक ही सीमित रखना, आगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉमन सेंस से ही सोची जाएगी। ठीक है, एंड ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन एलिमेंट्स देखो, दोनों ही कॉमन है। MFS भी ऊपर आ रहा है और SFM भी। छोटे से बड़े में देखा करो, तो छोटे के कौन कौन से एलिमेंट्स उधर है, तो दोनों ही है। तो MFS SFM, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके देखेंगे हम, एफ के और ई इंटरसेक्शन एफ के, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने आए, 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ पी कितने आए, 2। तो नंबर बाय नंबर से भी प्रोबेबिलिटी निकलती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम तो प्रॉपर स्टेप से करेंगे। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, जो कि निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, जो कि निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने, 2, और सैंपल स्पेस में 6। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2, और एस में कितने हैं, 6। तो 2/6/2/6। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, देखो कैसे लिखेंगे, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सन इज ऑन वन एंड प्रोवाइडेड दैट फादर इज इन मिडिल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, which is equal to probability by probability, that means E intersection F की probability divided by F की probability। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 2/6 डिवाइडेड बाय एफ की भी है 2/6, कट के आंसर 1, आंसर। ठीक है, तो मजा आया होगा आज के एक्सरसाइज में, है ना, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो 1 से 10 रिवाइज करो, बचे हुए कुछ अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और हैं, कितने बचते हैं देखना। तो कल में तो हो ही जाएगा, है ना, लेकिन अब ऐसे अगले वाले थोड़े से लेंदी भी रहेंगे, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी कल तो हम करके ही रहेंगे कैसे भी। तो एक एक एक्सरसाइज में 2 से 3 दिन तो लगेंगे, कुछ भी करो। एक दिन इंट्रोडक्शन का, अब इंट्रोडक्शन अगर छोटा होगा तो उस दिन एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और 2 दिन तो एक्सरसाइज में लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलो है जो है, चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।